As you all know, in previous class we discussed about embryological evidences, and today we are going to start our new topic, that is natural selection. About natural selection you discussed in 10th class also. You have learned something about natural selection. Whenever we discuss about the Charles Darwin, then natural selection terms comes in our mind usually. So we should know about natural selection. क्या होता है, कोई पॉपुलेशन है, किसी भी स्पीशीज़ की कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस आती हैं, हमेशा एक जैसी तो वो पॉपुलेशन रहती नहीं है, सम वेरिएशन कम्स इन दैट पॉपुलेशन. और वेरिएशन आने के क्या कारण है? दो कारण है. कौन कौन से दो कारण है? 2 रीजन्स. फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो है वेरिएशन आती हैं. सेकेंड रीजन इज म्यूटेशन. म्यूटेशन आर sudden changes. If you want to learn about mutation, then you can go to playlist class 12th biology. I'll drop link in description box for the mutation topic. You can learn from there. Okay. So sexual reproduction में क्या होता है? Recombination of characters होता है. Means one male parent and second female parent is there. उनके characters का recombination होता है. Then variation comes. Like your father is having a tall height, but your mother is having short height. Your mother is having fair color but your father is having dark color. But when you grow up, जब तुम्हारा बर्थ हुआ तो तुम्हारे पास एक कैरेक्टर फादर का है, टॉल हाइट आ गई, और एक कैरेक्टर मदर का है, फेयर कलर आ गया. तो ये होता है रिकॉम्बिनेशन. वेरिएशन आ गई कि पहले तो वो फेयर कलर और शॉर्ट हाइट कैरेक्टर एक इंडिविजुअल में था और टॉल हाइट और डार्क कलर कैरेक्टर एक इंडिविजुअल में था. बट जो न्यू इंडिविजुअल, न्यू बेबी जो बॉर्न हुआ, उसके पास दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो गया है. तो इस तरह की वेरिएशन आ जाती है ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन केस ऑफ म्यूटेशन यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया ये डिसऑर्डर है, डिजीज है. हमने ये चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ा है. तो सडन चेंज अगर किसी वजह से डीएनए में आ जाता है तो इस तरह की म्यूटेशन आ जाते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आती है. ठीक है. अब जो वेरिएशन बेनिफिशियल होती है वो वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है. मीन्स यू कैन राइट सम वेरिएशन आर beneficial and help in better survival and fitness in given environment. What do you mean by this thing? कि अगर कोई वेरिएशन, कुछ वेरिएशन बहुत बेनिफिशियल होती हैं, कुछ वेरिएशन इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती हैं, बट वेन एवर सम वेरिएशन आर बेनिफिशियल देन दे हेल्प इन 2 थिंग्स. व्हाट द 2 थिंग्स? बेटर सर्वाइवल में हेल्प करती हैं और फिटनेस, पूरे तरीके से इंडिविजुअल फिट होता है अगर वो वेरिएशन बेनिफिशियल है किसी भी एनवायरनमेंट में, अगर ऑर्गेनिज्म रह रहा है. हाउ, किस बेटर सर्वाइवल का मीनिंग क्या है? देखो, एक पर्सन है जिसको सिकल सेल एनीमिया है तो उसको मैरिज करने में प्रॉब्लम होगी. किसी को पता है कि अरे इसको तो डिजीज़ है, तो कोई भी मैरिज करने में हिचकिचाएगा. मेटिंग अपॉर्चुनिटी कम होगी उस पर्सन की. जब मेटिंग अपॉर्चुनिटी कम होगी तो हाउ जनरेशन विल इंक्रीज, जनरेशन कैसे बढ़ेगी, कैसे वेरिएशन आएंगी. ठीक है. बट एक इंडिविजुअल है जो बहुत अच्छी जॉब पे है, स्मार्ट है, हैंडसम है, एवरीथिंग इज फाइन, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसके साथ हर कोई शादी करना चाहेगा, है ना. तो इससे क्या होगा, मेटिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो बहुत सारी जनरेशन होगी, उसकी जनरेशन होंगी तो उतनी ज़्यादा वेरिएशन भी आएगी, तो वो इंडिविजुअल बेटर सर्वाइवल कर पाएगा, बेटर फिट हो पाएगा एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है. तो नेचुरल सिलेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वी विल डिफाइन नेचुरल सिलेक्शन? इट इज द प्रोसेस in which variations that are better adapted, जो बहुत अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट में, गिवन एनवायरनमेंट में एडेप्ट कर सकती हैं, आर पास्ड इन नेक्स्ट जनरेशन, आर पास्ड फ्रॉम one generation to next. सो नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो वेरिएशन किसी एनवायरनमेंट में, गिवन एनवायरनमेंट में बेटर एडेप्टेड है, बेटर हेल्प करते हैं सर्वाइवल में, फिटनेस में,
These variation pass from one generation to next generation. Means these are selected by nature. Nature उनको select कर लेते. Nature ऐसे नहीं आते कि yes you are selected, yes you are also selected. Nature ऐसे नहीं आते हैं like this happen, so natural selection happen. Clear? So natural selection के कुछ हम examples करेंगे और उन examples में हम देखेंगे कि natural selection कैसे एविडेंसेस का काम करता है. एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में भी हम नेचुरल सिलेक्शन को रीड करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन इज ऑल्सो एन एविडेंस फॉर एवोल्यूशन. तो हाउ इट हेल्प्स, सम एग्जांपल्स विल टेक, देन विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. फर्स्ट एग्जांपल, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. नाउ व्हाट इज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म? तो ये बात है 1850 इंग्लैंड की. इन 1850 इंग्लैंड. ठीक है, मैं दोनों सिचुएशन लिखती हूँ, इसको थोड़ा सर्व करती हूँ, दोनों एक साइड बाय साइड लिख देती हूँ. टू सिचुएशंस आर देयर ना. सी, इन 1850 इन इंग्लैंड व्हाट वाज देयर? उस टाइम पे इंडस्ट्रीज नहीं थी इंग्लैंड में, नो इंडस्ट्रीज वर देयर. सो ये बात है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, सो नो पोल्यूशन विल बी देयर. कोई पोल्यूशन नहीं होगा. और जहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता वहाँ पर लाइकन्स बेटर ग्रो करते हैं. व्हाट आर लाइकन्स? दीज आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी. व्हेन फंजाई और एल्गी दोनों फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, एल्गी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, फंजाई उसको एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करती है. ठीक है, तो लाइकन्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी. प्लेंटी ऑफ लाइकन्स, प्लेंटी ऑफ लाइकन ग्रोथ. किसके ऊपर? ऑन ट्रीज. ठीक है, सपोज ये कोई ट्री है. ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे वाइट कलर के लाइकन, सपोज ये वाइट स्पेस मैंने जो छोड़ा है, इसके ऊपर ये बहुत सारे वाइट कलर के लाइकन ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, व्हाइट कलर मीन्स लाइट कलर्ड लाइकन यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं. अब एक मोथ आता है, दिस इज मोथ. ठीक है, दिस मोथ इज व्हाइट विंग्ड मोथ. व्हाइट विंग मोथ. ठीक है, एंड इट्स नेम इज, सी इट इज व्हाइट विंग्ड मोथ. इट लिव्स ऑन दिस प्लांट. ये इस ट्री पर सपोज ये ऐसे रह रहा है इस तरीके से. ठीक है, बहुत सारे वाइट विंग्ड मोथ इसके ऊपर रहते हैं. इससे क्या होता है कि लाइट जो लाइकन है वो लाइट कलर का है और उसके ऊपर लाइट कलर के ही यानी वाइट विंग्ड जो है मोथ उसके ऊपर रह रहे हैं. सो वेन एवर एनी प्रीडेटर विल बी देयर, जब भी कोई प्रीडेटर आएगा, ठीक है, वो प्रीडेटर उसको पहचान नहीं पाएगा उस वाइट विंग मोथ को. वाई? बिकॉज ये बैकग्राउंड भी कैसा है? वाइट है. इसमें लाइट कलर के लाइकन है, वाइट कलर के लाइकन ग्रो कर रहे हैं और उसी के ऊपर वाइट विंग्ड मोथ है, वो भी ग्रो कर रहा है. सो बैकग्राउंड, कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड के साथ वो मोथ जो है प्रीडेटर से बच जाएगा. वो उसको हार्म नहीं करेंगे, कोई भी बर्ड उसको नहीं खाएगी. ठीक है, अच्छा, जो ये लाइकन मोथ है इसका साइंटिफिक नेम है बिस्टन बिटुलेरिया. बिस्टन बिटुलेरिया. It is also known as peppered moth. Peppered moth. Clear? So it will not be spotted by predator. तो इसकी जनरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा ग्रो करेंगे. अब जिंदा रहेंगे तभी तो ग्रो करेंगे ना. अब एक और मोथ आता है. One more moth is there. कोई वेरिएशन आई इसके अंदर, तो ये जो है वेरिएंट मोथ है. इट इज़ वेरिएंट डार्क विंग्ड मोथ. इसके विंग कैसे हैं? डार्क कलर के, डार्क विंग्ड मोथ. और इट इज ऑल्सो नोन एज मेलेनाइज्ड मोथ. मेलेनिन पिगमेंट इसके अंदर ज़्यादा है, इसलिए इसको मेलेनाइज्ड मोथ बोल देंगे, तभी ये डार्क कलर का है. ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये इस तरह के जो है मोथ आते हैं तो ये डार्क कलर का है, देन अब ये इसके ऊपर आगे बैठ जाएगा तो इट विल बी ईजिली स्पॉटेड बाय प्रीडेटर. प्रीडेटर इसको आसानी से देख लेंगे और इसको खा जाएंगे. तो अब ये जब जिंदा ही न रहेंगे तो इनकी प्रोजेनी कैसे आएगी, इनकी जनरेशन कैसे आएगी? तो इनकी जनरेशन कम हो जाएगी. तो 95% तो वाइट विंग्ड मोथ थे उस टाइम पे और 5% डार्क कलर विंग थे, डार्क विंग्ड मोथ थे. ठीक है, नाउ सिचुएशन इज चेंज्ड. इन 1920s in England when industrialization was there,
इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन गई एंड यू नो इंडस्ट्रीज में फ्यूल यूज़ हो रहा है, कोल यूज़ हो रहा था उस टाइम पे, इलेक्ट्रिसिटी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो कोल वहाँ पे फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रहा था। और जब कोल जलता है तो बहुत सारी गैसेज निकलती हैं, अ लॉट ऑफ गैसेज, हार्मफुल गैसेज, स्मोक, सूत, ये सब निकल रहे थे। ठीक है, तो फिर से ट्री है यहाँ पर, ठीक है, ये ट्री है यहाँ, और इस ट्री पर डू यू थिंक कि यहाँ पर लाइकन ग्रो कर रहे होंगे? अब इस ट्री पर लाइकन ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि लाइकन्स आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स, व्हेनेवर पोल्यूशन इज देयर लाइकन डजंट ग्रो, लाइकन ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये जो बार्क है इसका कलर तो है ही ब्राउन, ठीक है, और दूसरी चीज़ एक इंडस्ट्रीज आ गई तो यहाँ पर स्मोक और सूत सब कुछ डिपॉजिट हो गया, तो ये डार्क कलर का बैकग्राउंड हो गया। अब डार्क कलर का बैकग्राउंड होगा तो व्हाट डू यू थिंक, ये व्हाइट विंग जो मोथ है, क्या ये इस पर स्पॉट नहीं हो पाएगा? इट विल बी स्पॉटेड बाय प्रीडेटर इजीली, तो ये बहुत इजीली स्पॉट किया जाने लगा प्रीडेटर, इसको जल्दी, बर्ड्स इसको जल्दी खाने लगे, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड कैसा हो गया, डार्क कलर का, और ये कैसा है, व्हाइट विंग मोथ। तो इसकी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो गई और इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। सो यहाँ पर 95% पॉपुलेशन किसकी हो गई, डार्क विंग्ड मोथ, एंड 5% पॉपुलेशन किसकी रह गई, लाइट या व्हाइट विंग्ड मोथ। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस थिंग, दैट एज द एनवायरनमेंट चेंजेस, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है नेचुरल सिलेक्शन टेक प्लेस, नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया कि ये बेटर अडेप्ट हो पा रहा है इस एनवायरनमेंट में, तो इसी को सिलेक्ट कर लिया। जैसे सिलेक्ट करने का मतलब, जब वो मरे जा रहे थे सारे व्हाइट विंग, तो वो अपनी प्रोजेनी कैसे बढ़ा पाएंगे, और जब प्रोजेनी नहीं बढ़ा पाएंगे तो कैसे उनमें वेरिएशन आएगी, और डार्क विंग अपनी प्रोजेनी बढ़ा पा रहे थे, वो जिंदा रह पा रहे थे, तो उनमें वेरिएशन आ रही थी। सो नेचर सिलेक्टेड दिस, व्हेनेवर चेंजेस इन एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस, नेचर सिलेक्ट द थिंग्स, नेचर सिलेक्शन टेक्स प्लेस एंड फाइनली एवोल्यूशन टेक्स प्लेस। सो दीज आर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, जो ये बताते हैं कि सर्टेनली एवोल्यूशन वाज देयर। ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपन, अब कोल जो फ्यूल था उसकी जगह भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाने लगी। जब इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है तो बहुत ज़्यादा स्मोक, हार्मफुल गैसेस, सूत वगैरह नहीं है, तो फिर से यहाँ पर लाइट बैकग्राउंड होने लगा और व्हाइट विंग्ड मोथ फिर से इंक्रीज करने लगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट, इस बात को याद रखो। व्हाट, नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट, कोई भी वेरिएंट पूरे तरीके से खत्म नहीं होता है, वो रहता है एनवायरनमेंट में। I hope it is clear. So first example of natural selection is industrial melanism, जो तुम्हें समझ आ गया, you can take screenshot. अब हम next example करेंगे natural selection का, and what is that example is DDT resistance in mosquitoes. ये एग्जाम्पल भी एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में काउंट किया जाता है, जो ये सर्टेनली बताता है कि इवोल्यूशन हुआ था, ऐसे ही नहीं बोला जा रहा कि एवोल्यूशन था नहीं था, कुछ ऐसा। सो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, DDT रेजिस्टेंस इन मॉस्किटोज। आई होप सभी को पता होगा कि DDT पाउडर होता है जो पेस्टिसाइड होता है। क्या होता है? पेस्टिसाइड। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट इज़ पेस्टिसाइड। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1940s टू किल द मॉस्किटोज। मॉस्किटो का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो 1940 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि मॉस्किटो को किल करने के ये काम आएगा। सर्टेनली इट किल्ड अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज, बहुत सारी पॉपुलेशन इसने डिस्ट्रॉय की, बट कोई ना कोई वेरिएंट मिल ही जाता है, कोई वेरिएशन मिल ही जाती है। वन वेरिएंट ऑफ मॉस्किटो वाज देयर, और उस वेरिएंट में क्या था, एक ऐसी जीन मिली, दैट वेरिएंट वाज हैविंग अ जीन विच वाज रेजिस्टेंट टू DDT, जो DDT के रेजिस्टेंट थी, जिसको ऊपर DDT का कोई असर ही नहीं पड़ता था। तो वो जब असर ही नहीं पड़ेगा DDT का, वो मरेगा नहीं एंड वो किल नहीं होगा, तो इट सर्वाइव, वो सर्वाइव करेगा। अब सर्वाइव करेगा तो मेटिंग करेगा, मेटिंग होगी तो नई जनरेशन बनेगी, नई जनरेशन बनेगी तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन, मीन्स वैसे वेरिएंट डेवलप होते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक वेरिएंट मिला जिसके अंदर क्या था, इस तरह की जीन थी जो DDT से रेजिस्टेंट थी। अब DDT से रेजिस्टेंट है तो उसकी वेरिएशन उसमें आ गई, और जनरेशन, हर जनरेशन में उसके हर प्रोजेनी में इस तरह की वेरिएशन आने की वजह से वो क्या हो गया, उसका नंबर बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वो क्या वेरिएंट था, अ जीन
was resistant to DDT, वो DDT से रेजिस्टेंट थी। अब DDT से रेजिस्टेंट थी तो वो मॉस्किटो सर्वाइव कर गया, दैट मॉस्किटो सर्वाइव, वो मॉस्किटो सर्वाइव किया, मरा नहीं वो DDT से, बाकी सब मर रहे थे। ठीक है, ये सर्वाइव करेगा तो इंक्रीज इट्स नंबर, इसने अपना नंबर बढ़ा लिया, उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। एंड नेचर सिलेक्टेड दिस, नेचर ने इसको सिलेक्ट कर लिया। किसको सिलेक्ट कर लिया नेचर ने? जो बेटर एडेप्टेड था, जो बेटर सर्वाइवल था। नेचर को ये मतलब नहीं था कि अरे ज़्यादा मॉस्किटो हो जाएंगे तो मलेरिया हो जाएगा, बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी। नेचर को इस बात से मतलब नहीं, नेचर को इस चीज़ से मतलब है कि इसकी स्पीशीज बेटर सर्वाइव कर सकती है ये वाली वेरिएंट इस एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो नेचर सिलेक्टेड दिस वेरिएंट विच वॉज एबल टू रेजिस्टेंट अगेंस्ट DDT. I hope it is clear. This is the second example. You write the number. It is the second example in case of natural selection. You can take screenshot. Then we'll do third example of natural selection. So, third example जो है सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में बहुत बार बात करते हैं, मैंने तुम्हें बोला भी है अगर तुम सिकल सेल एनीमिया को पढ़ना चाहते हो देन यू कैन गो टू द चैप्टर नंबर 5. आई विल ड्रॉप द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो डायरेक्टली टू द चैप्टर एंड यू कैन लर्न अबाउट सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, अब हम बात करेंगे अफ्रीका में. अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मलेरिया था. ठीक है, तो क्या बात करने वाले हम? सी, एक कंडीशन है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल, होमोजाइगस कंडीशन है ये. यहाँ पर क्या होगा, जो आरबीसीज होंगी नॉर्मल होंगी. ठीक है, हीमोग्लोबिन होगा वो भी नॉर्मल होगा, तो पर्सन इज नॉर्मल. सेकेंड कंडीशन है HbA HbS. ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें 50% जो जीन है वो नॉर्मल है, 50% जो जीन है वो सिकल सेल एनीमिया की है. तो इससे क्या होगा, 50% जो RBC होंगी दे विल बी नॉर्मल एंड 50% RBCs विल बी सिकल शेप्ड, वो सिकल शेप की होंगी. सो इससे क्या होगा, 50% हीमोग्लोबिन होगा नॉर्मल एंड 50% हीमोग्लोबिन होगा एबनॉर्मल. अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का मीनिंग क्या है? हीमोग्लोबिन के जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इन इट्स स्ट्रक्चर टोटल 2 चेन्स आर देयर, अल्फा चेन्स एंड बीटा चेन्स. ठीक है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन. तो क्या होता है, जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन में 6th पोजीशन पे अमीनो एसिड की चेन है, प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, तो अमीनो एसिड की चेन अल्फा चेन और बीटा चेन. तो इस बीटा चेन में जो अमीनो एसिड की 6th पोजीशन है, यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड है ना, ग्लूटामिक एसिड या अमीनो एसिड है, इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन. इसमें ग्लूटामिक की जगह कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है. इस सब की वजह से जो आरबीसी है सिकल शेप की हो जाती है. सिकल शेप की होने का मतलब ये है, सिकल शेप कैसी शेप होती है, इस तरह से. अदरवाइज आरबीसी की शेप क्या होती है, सर्कुलर. ठीक है, ये हुई फर्स्ट कंडीशन, ये है सेकंड कंडीशन. नाउ थर्ड कंडीशन HbS. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50-50% चलते हैं, यहाँ पे सारी की सारी आरबीसी कैसी हो जाती हैं, सिकल शेप. ऑल आरबीसीज आर सिकल शेप्ड. ठीक है, सो टोटल हीमोग्लोबिन बिकम एबनॉर्मल. अब जब आरबीसी सिकल शेप की हो जाएंगी तो प्रॉपर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनकी कम हो जाएगी. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो क्या होगा, पर्सन को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी और पर्सन बिकम टायर्ड, वो थकने लग जाएगा. ठीक है, और फाइनली उसकी डेथ भी हो सकती है. नाउ व्हाट नेचर हैज़ डन, नेचर ने इस कंडीशन को सिलेक्ट कर लिया. नेचर सिलेक्टेड दिस कंडीशन. तो सिलेक्टेड का मतलब क्या है, जब देखा पर्सन्स को ऑब्जर्व किया तो ये वाले पर्सन ऐसे मिले जिनको मलेरिया नहीं हुआ, इनको मलेरिया नहीं होता था.
बाकियों को मलेरिया होता था। इट मीन्स नेचर ने ऐसे पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इनकी प्रोजेनी आगे बढ़ रही थी क्योंकि सर्वाइव कर रहे थे, बाकी मलेरिया से मर रहे थे। आई होप इट इज़ क्लियर। इसका मतलब जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको मलेरिया नहीं होता है। क्लियर। सो दिस इज ऑल दिस सेकेंड या थर्ड एग्जाम्पल ऑफ सिकल सेल एनीमिया। हमने यही एग्जाम्पल करने थे। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट। ओके, नाउ अब जब नेचर सब कुछ कर देती है ना, तो ह्यूमन का नेचर ये है कि नेचर की कॉपी करता है ना। नाउ ह्यूमन थॉट दैट देन व्हेन नेचर सिलेक्ट द थिंग्स देन व्हाई कांट वी। ह्यूमन ने भी अब सिलेक्शन शुरू कर दिया। कैसे सिलेक्शन शुरू किया? इट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन। व्हाट वाज डन? प्लांट ब्रीडर्स होते हैं। प्लांट ब्रीडर्स वो होते हैं जो दो प्लांट्स को लेके उनकी ब्रीडिंग कराते हैं और ब्रीडिंग करा के न्यू जनरेशन बनाते हैं, ठीक है। प्लांट ब्रीडर्स ने क्या किया? एक वाइल्ड मस्टर्ड है। वाइल्ड मस्टर्ड हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। किस चीज़ में? उसकी हाइट में। वेरिएशंस इन हाइट। इसकी हाइट में बहुत वेरिएशन है। मीन्स कोई बहुत लंबा प्लांट है, बहुत छोटा है, कोई नॉर्मल साइज का प्लांट है, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग वैरायटी को, प्लांट ब्रीडर्स ने अलग अलग वैरायटी को ब्रीड कराया और एक नई वैरायटी बनाई, अ न्यू वैरायटी फॉर्म्ड, और उस न्यू वैरायटी को बोला कैबेज, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही फिर से प्लांट ब्रीडर्स ने फिर से दो वैरायटीज को ब्रीड कराया और एक नई वैरायटी बनाई। उस वैरायटी का नाम है कॉलीफ्लावर। लाइक दिस, ऐसे ही बहुत सारी और वैरायटी बनाई, लाइक केल, ब्रोकली जो तुम सब खाते भी हो, है ना, पिंक कैबेज, ठीक है। कैबेज, कॉलीफ्लावर, केल, ब्रोकली, पिंक कैबेज। सो ये जो हैं, ये सारी जो वैरायटी हैं, ये किसकी ब्रीडिंग से बनी है? वाइल्ड मस्टर्ड की ब्रीडिंग कराने के बाद ये सभी वैरायटी डेवलप हुई हैं। सभी कैबेज है, सभी गोभी है, ठीक है, बट इनकी अलग अलग वैरायटीज हैं। ओके, सो जब अगर ह्यूमन आर्टिफिशियली सिलेक्ट करके नई स्पीशीज बना सकता है, नई वैरायटीज बना सकता है, तो इस फिनोमिना को बोला गया, इस चीज़ को स्पॉट किया गया कि जब ऐसे ह्यूमन कर सकता है तो व्हाई कांट नेचर। नेचर ने भी ऐसी नई वैरायटीज, नई स्पीशीज बना दी और एवोल्यूशन हो गया है, ठीक है। सो नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, बोथ टॉपिक्स आर completed. I hope today's content is very clear to you. Even then, if you have any doubt, then please leave it in comment section. I'll try my best to clear your doubts. And next thing, in our next video, we'll discuss about adaptive radiation and some more small topics we'll do. Up to then, you revise it from NCERT. It will be very beneficial for your NEET exam as well as board exam.